हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। 2 मार्क्स में भी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ को डिस्कस करने से पहले जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो सन है उसका टेम्परेचर किस तरीके से नापा जाता है, या आपसे कहा जाए कि बताइए किसी सेलेस्टियल बॉडी का, किसी स्टार का टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो आप कैसे नापेंगे? तो क्या इसके लिए हमको थर्मामीटर लेकर के वहीं स्टार तक जाना पड़ेगा? तो उसका आंसर स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के डिस्कशन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों से है मेरा यहाँ पर, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सन का अगर हम टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा कौन सा डिवाइस बनाया गया है, मेजरिंग डिवाइस, जिससे हम सन का टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख दीजिए, और इसका आंसर अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं सही तो फिर नेक्स्ट टाइम पर हम अपने अगले वीडियो में भी इसको कवर कर लेंगे। तो वैसे भी गूगल सब चीज की दवा है, तो वहां पे भी आप सर्च करके इसका आंसर लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में गूगल से सर्च करके ना लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर 1893 में स्टूडेंट्स वीन्स ने ये लॉ दिया था। इससे पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सारे बेसिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ब्लैक बॉडी होती क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी मानी जाती है जिस पर अगर हम किसी भी तरीके का इंसिडेंट करें वेवलेंथ, तो वो उन सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वही जो हॉट बॉडी है हमारी, या जिसको हम कहें कि जो ब्लैक बॉडी है, वो उन रेडिएशंस को एमिट करती है टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर। तो स्टूडेंट्स, उस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किस तरीके का रेडिएशन होता है इसकी भी स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टीफन्स लॉ भी हम देख चुके हैं। तो उसी से संबंधित लॉ है ये वाला जो वीन्स साइंटिस्ट ने दिया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा लॉ है स्टूडेंट्स। 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वहां पर क्या लिखना होगा वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी, बट जो बेसिक चीज है वो आपको याद रखनी है। तो क्या है इसमें लिखने का, इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि द वेवलेंथ which is denoted as lambda m। तो m का मतलब क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दी मैक्सिमम इंटेंसिटी। वो वेवलेंथ जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही है उस वेवलेंथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो द वेवलेंथ lambda m फॉर विच रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ दैट बॉडी। सो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इजी लॉ है एग्जाम में याद रखने के लिए। लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी ये हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको नॉर्मली बी, स्मॉल बी लेटर से शो किया जाता है, जो कि कहलाता है वीन्स कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इस वीन्स स्टूडेंट की जो वैल्यू है, जो ये वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा जिसमें हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, वहां से इसको हम ड्राइव भी कर पाएंगे कि ये किस तरीके से 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन के फॉर्म में आती है। इसको भी हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो इस पूरे कंसेप्ट से आपको समझ में आ चुका होगा कि लैम्डा एम और टी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का है। तो यहां से जब हम अभी इसका ग्राफ एक देखेंगे इसको और डिटेल में समझने के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट नोट स्टूडेंट जो आपको अपने माइंड में रखना है कि इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं। तो वीन्स का ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये एक चीज और आपको मैं बता दूं कि वीन्स ने 2 तरीके से इसको डिफाइन किया था। एक वीन्स का फिफ्थ पावर लॉ है और एक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो दोनों को ही हम लोग समझेंगे डिटेल में। इस वीडियो में फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको नाम क्यों दिया गया, वीन्स लॉ को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट, व्हेन
टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या पाते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, कौन सी मैक्सिमम एनर्जी, जहां पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही होती है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाती है। ये इस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर लिखी हुई है, और इसको हम इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। नेक्स्ट, जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के थ्रू समझाया जाता है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम वीन्स लॉ को समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं वेवलेंथ और एमिसिव पावर के बीच में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स बना रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा इसी तरीके से इसको याद रखने के लिए। तो यहाँ पर हमने वेवलेंथ को लिया हुआ है नैनोमीटर में, और शॉर्ट वेवलेंथ है इधर और हायर ऊपर होती जा रही है। इसी तरीके से ये जो हमारी एमिसिव पावर है, जिसको हम इंटेंसिटी के टर्म्स में भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे लो इंटेंसिटी से ऊपर हाई इंटेंसिटी की तरफ ये ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम इसको डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस टेम्परेचर पर देखिए किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। इसको मैं इस कलर से ले लेता हूं। तो ये जो चेंज आप देख रहे हैं कर्व में, कि पहले तो धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद एक पीक पॉइंट हमें मिलता है इंटेंसिटी का, उसके बाद अगेन ये डिक्रीज हो रही है। मींस कहने का क्या है यहाँ पर, कि अगर हम इसको, मैं मान लेता हूं कि ये कोई टेम्परेचर हमारा T1 टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3000 केल्विन इसको दिया जा सकता है। तो इस टेम्परेचर पर 3000 केल्विन टेम्परेचर जब किसी बॉडी को, ब्लैक बॉडी को दिया गया, तो उससे निकलने वाले डिफरेंट जो वेवलेंथ है उनको देखा गया। तो उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट था वेवलेंथ का निकलने वाला, वो क्या था, 966 नैनोमीटर की रेंज का था। ऐसा नहीं है कि उस ब्लैक बॉडी से और बहुत सारे जो वेवलेंथ होते हैं, यानी कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है विबग्योर के फॉर्मेट में, उसमें ऐसा नहीं कि हमें सारे ना दिख रहे, उसमें बहुत सारे कलर्स दिख रहे होते हैं। और स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं कि विजिबल के आगे या और पीछे, अगर हम बात करें जैसे कि इंफ्रारेड रीजन है जो कि इनविजिबल रीजन है, तो वो भी हमें ब्लैक बॉडी से मिल सकता है। वही चीज यहाँ पर शो की गई है। तो जो हमारी ये रेंज है 966 नैनोमीटर यहाँ पर, तो ये इनविजिबल रेंज है जो कि हम विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती, मींस इस वेवलेंथ को हम नहीं देख सकते। तो जब हमने 3000 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो हमें अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज मिल रही है, 966 नैनोमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या देखा गया कि इसमें कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगेन फिर ये कह सकते हैं यहां पर टेम्परेचर T2, जिसका अमाउंट यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, T2 जो हमने लिया अप्रोक्सीमेटली 4000 केल्विन के फॉर्म में लिया हुआ है। तो T1 है हमारा 3000 और T2 है हमारा 4000 केल्विन। अब स्टूडेंट्स इसमें टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं, तो यहां पर क्या देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ता है और इस तरीके से फिर डिक्रीज होता है। सिमिलरली अगेन इसको हम नेक्स्ट टेम्परेचर दें, ये T3 टेम्परेचर हमारा, नेक्स्ट टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, और ये हमारा इस तरीके से ग्राफ हमें मिलता है। तो ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व में। सेम ग्राफ है, बस इसमें जो वीन्स ने अपनी स्टडी करी, उसमें उन्होंने जो स्टडी करी, और लैम्डा मैक्स जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दी इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी। तो ये जो पॉइंट्स यहां पर हमें मिल रहे हैं, ये पीक इंटेंसिटी के वो पॉइंट्स हैं लैम्डा मैक्स, जिसे हम यहां पर कह सकते हैं। लैम्डा एम का मतलब है लैम्डा मैक्स, और उस समय का मैक्स जहां पर हमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो बॉडी जितना ज्यादा हीट होगी उसमें से उसकी उसी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कलर की वेवलेंथ भी निकल रही होगी।
जैसे गैस की हम फ्लेम जलाते हैं, जो किचन में गैस यूज की जाती है, अगर हम उसको लो में रख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें कि उसमें रेड और येलो ऑरेंज के पार्ट ज्यादा होते हैं। जैसे उसको हम फुल फ्लेम पे कर देते हैं तो उसमें ब्लू कलर हमें ज्यादा दिखाई देने लगता है। मींस कहने का क्या है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है उस हीट के बढ़ने से जो एमिट होने वाली वेवलेंथ है वो भी डिफरेंट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्लू ही कलर हमें वहां पे दिख रहा होता है, ब्लू के साथ हमें ऑरेंज और बाकी कलर भी दिख रहे होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कलर होता है वो ब्लू का होता है उस गैस की फ्लेम में टेम्परेचर हाई करने पर। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी अगर इन टेम्परेचर्स की बात करें, इसको नाम दे दिया हमने T1, इसको नाम दे देते हैं T2, ये हमारा T3 टेम्परेचर है 5000 केल्विन, और T4 है हमारा 6000 केल्विन के आसपास। तो ये एक स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स में हो सकता है ये वैल्यू थोड़ा बहुत अलग अलग वेरी भी करे, बट मोस्टली यही वैल्यूज आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स में। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है ये हम यहाँ पर की पॉइंट इसका जिसको समझेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको स्टूडेंट्स देखूं तो ये जो हमारा विजिबल रेंज है हमारा, ये अप्रोक्सीमेटली 966 नैनोमीटर को शो कर रहा है, यहाँ पर 724 नैनोमीटर को, तो यानी कि ये यहां कहीं पर पॉइंट हमें मिल रहा होगा। 580 नैनोमीटर यानी कि 500 से थोड़ा सा आगे हमें यहां कहीं पे ये वैल्यू मिल रही होगी, और 450 नैनोमीटर मींस ये 500 से थोड़ा पहले कहीं पर हमें मिल रहा होगा। तो ये चार की चार लाइन यहाँ पे जो शो की गई है, और भी टेम्परेचर के ग्राफ बनाए जा सकते हैं डिफरेंट, ये हमने यहाँ पे 3 लाइंस विजिबल स्पेक्ट्रम को शो करती हुई शो कर रखी हैं। तो इसका अगर इंटेंसिटी के साथ देखें कि यहाँ पर ये पीक इंटेंसिटी है, यहाँ पर पीक इंटेंसिटी ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर हमें ये मिल रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है, इस ग्राफ में टेम्परेचर कम है तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले कम है, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि वेवलेंथ हाई से लो की तरफ वो पॉइंट जो हमारा लैम्डा एम का पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं जो शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस तरफ। पहले 966 नैनोमीटर हमें मिला 3000 केल्विन पर, 4000 हमने किया T2 तो उस पे हमें 724 नैनोमीटर मिला, मींस 900 की रेंज से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा एम की जो वैल्यू है, लैम्डा एम क्या चीज है, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी, या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जब हम इसको लेके जाएं कि जो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, 1/T के रेस्पेक्ट में आ रहा है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कैसी हो रही है, वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है। तो इसी बात को इस ग्राफ के थ्रू एनालाइज किया था वीन्स ने अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ के थ्रू 1893 में, और स्टूडेंट उनकी इन्हीं खोज के ऊपर उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया क्योंकि इस लॉ की हेल्प से वो क्या कर पाए थे, वो सेलेस्टियल बॉडीज का टेम्परेचर निकालने में कामयाब हो गए थे। मींस हम यहां बैठे बैठे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का, जो हमें स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, सन भी एक प्रकार का स्टार हम जानते हैं, तो उन सभी सेलेस्टियल बॉडीज का टेम्परेचर हम दूर बैठ करके निकाल सकते थे। इस वजह से वीन्स को इस लॉ के देने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1911 में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक नोबेल प्राइज दिया गया था। और स्टीफन्स ने इससे पहले लॉ दे दिया था, उसके लिए एक क्वेश्चन भी आप लोगों से। स्टीफन्स ने जो लॉ दिया था उसने कहा था कि जो एमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी में, जो एमिसिव पावर होती है वो टेम्परेचर की 4th पावर के बराबर होती है। लेकिन वीन्स ने यहां पर उसको थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज किया था, और वीन्स ने भी कुछ अपना एक लॉ दिया जिसको कहा जाता है 5th पावर लॉ। अगर आप जानते हैं तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे के बताइएगा, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं, और हम अपने आने वाले वीडियो में उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो जो 5th पावर लॉ है वो क्या कहता है, 5th पावर लॉ के अकॉर्डिंग
जो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, या अगर हम कहें कि जो एमएससी पावर है लैम्डा एम्स के टर्म्स में, वो टेम्परेचर के पावर 5 के बराबर होती है, या इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 5 की। तो ये स्टूडेंट्स कहलाता है हमारा वीन्स का फिफ्थ पावर लॉ, जिसको हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे स्टूडेंट्स वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूजिंग प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन। तो इसका आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टीफन्स भी जो उन्होंने एमईसी पावर के लिए रिलेशन दिया वो भी सही है, और वीन्स का ये जो रिलेशन है फिफ्थ पावर लॉ वो भी सही है। तो दोनों अगर आखिर सही है तो उन दोनों में डिफरेंस कहां पर है, या क्यों वो दोनों हम कहते हैं कि दोनों के स्टेटमेंट सही है। तो इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा सोचिए, पुरानी वीडियोस देखिए, आपको आंसर जरूर उनमें से कंक्लूजन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अपना वीडियो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सन का या सेलेस्टियल बॉडीज का टेम्परेचर नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जल्दी से जवाब को लिख दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं चलिए जल्दी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।